यहाँ पे है हमारे पास नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने की थी कि अगर लार्ज वैल्यू ऑफ n होगी तो हमारे पास जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक जो है वो बायनॉमियल में कन्वर्ट हो जाती है। हाइपरज्योमेट्रिक इसमें बायनॉमियल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से और भी बहुत से रिलेशनशिप है। इसमें हम करेंगे, हमने चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली हुई है अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ही हमारे पास कंडीशन है फॉर लार्ज लैम्डा। लैम्डा क्या था हमारे पास, म्यू भी इसी के इक्वल था उसका, और वेरिएंस भी लैम्डा के ही इक्वल था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन था वो हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x ओवर x फैक्टोरियल था। इसका मीन भी लैम्डा के इक्वल था, सिग्मा स्क्वायर भी लैम्डा के इक्वल था, और इसमें x की वेरिएशन हमारे पास ये थी। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का क्या तरीका होता है, ये इसका स्टैंडर्ड वे होता है। p लिखते हैं, साथ में वेरिएबल लिखते हैं, साथ में जो उसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स इसमें चूँकि ये जस्ट लैम्डा इन्वॉल्व है तो जस्ट हमने लैम्डा लिखा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अब हमारा क्या टारगेट है कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इट मींस कि हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट जनरेटिंग इसका जो है वो डेंसिटी फंक्शन लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन में। कब, जब लैम्डा जो है वो बहुत लार्ज होगा, मींस लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। इसके साथ साथ जब ना हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या फ़र्क था कि जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका मीन हमेशा 0 होता है और उसका वेरिएंस हमेशा 1 होता है। और इसमें जो z इन्वॉल्व होता है और z हमारे पास इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्म है वो भी आपको याद होनी चाहिए। दो तरह की फॉर्म्स थी, एक स्टैंडर्डाइज्ड के लिए और एक दूसरे के लिए। जो स्टैंडर्डाइज्ड के लिए था ना वो हमारे पास था e रेज़ टू द पावर -1/2 z स्क्वायर, कुछ इस तरह का था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा e रेज़ टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर ऐसे। खैर इसको जैसे जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं आपको याद आ जाएगा। Show that for large value of lambda, Poisson distribution is converted into normal distribution। तो सबसे पहले तो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो जो डेंसिटी फंक्शन है वो लिया है। उसके साथ साथ हमें जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट इसकी ज़रूरत हो सकती है वो हमने लिख ली कि इसका मीन जो है वो लैम्डा के इक्वल आता है और इसका वेरिएंस जो है वो भी लैम्डा के इक्वल आता है। अब हमारा क्या टारगेट है कि हमने इसको जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। कब, जब हमारे पास लैम्डा जो है वो बहुत लार्ज होगा, मीन्स लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। उसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये भी आपको नज़र आई है, n ऑफ लैम्डा कॉमा लैम्डा में हमने कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है इसका जो है वो मीन भी लैम्डा होता है, वेरिएंस भी लैम्डा होता है। We know that the standardized random variable is given by in normal distribution। ये हमारे पास z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। इन दिस केस म्यू आपको पता है हम किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने सारा कुछ इसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। इस पे डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते करते एट द एंड हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही मिल जाएगी। तो इसमें जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यू होता है वो भी लैम्डा होता है, जो इसका वेरिएंस होता है वो भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल होता है। तो म्यू की जगह पे हमने लैम्डा रिप्लेस कर दिया और वेरिएंस की जगह पे ओवर सिग्मा है। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो ओवर हमने लैम्डा स्क्वायर रूट रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हम इसका अब कंसिडर करने लगे हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमने अप्लाई की। ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी, जी की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। अब इसमें देखेंगे जिस टर्म में जो है वो एक्स इन्वॉल्व है वो तो हम अंदर रख लेंगे, बाकी की आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू वही एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ही रहता है।
तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसको हमने एज इट इज़ बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से एज इट इज़ बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस है इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है समेशन दिस टर्म ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, क्योंकि साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन भी हमने लिखना होता है। ओके, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी, ई रेज टू द पावर टी एक्स ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट थी। इट मीन्स ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन आ गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनको हमने कंबाइन कर लिया, तो लैम्डा ई रेज टू द पावर टी ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट होल पावर एक्स हमने कर दी ओवर एक्स फैक्टोरियल है। ई रेज टू द पावर लैम्डा जो है ये हमारे पास इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब देखें जब ये इस फॉर्म में होती है तो आपने पढ़ा हुआ है ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ओके, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ई रेज टू द पावर एक्स जो होता है उसका फार्मूला हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस जो पावर में होता है इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे होता है प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये इस फॉर्म में होता है। हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि दरम्यान में प्लस आ रहा है, हमने इसको लिखा समेशन एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, एन की वेरिएशन हम दे देते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो आप देखें अगर आप यहाँ पे एन की जगह पे 0 रखेंगे, अगर आप एन की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1 आ जाएगा। एन की जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, एन की जगह पे 2 रखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे जो फॉर्म है ये हमारे पास है इस फॉर्म में, मींस ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो जब ये वाली फॉर्म गिवन हो तो जिसकी पावर n होती है ना, तो ई रेज टू द पावर वो होता है। तो अब इस पूरे की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, n की जगह पे x यूज़ हुआ है ओवर x फैक्टोरियल है। इट मीन्स ये सेम ही बात है क्योंकि वेरिएशन हमारे पास सेम है, तो हम वेरिएबल डमी है तो कोई भी रख सकते हैं। तो x की वेरिएशन 0 टू इन्फिनिटी थी, तो इसकी जगह पे अब हम रिवर्स प्रोसेस में, पहले हमारे पास ये गिवन है, तो ये जब इस फॉर्म में x की पावर ये वाली n गिवन हो तो हम लिखते हैं ई रेज टू द पावर दिस x। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, हमने लिख दिया ई रेज टू द पावर दिस 1, जो पावर के अंदर वाली जो टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। इसमें भी सेम हम क्या करेंगे कि सबको जो है वो कंबाइन कर लेंगे क्योंकि सारी ई की पावर्स में हैं। फिर उसके बाद हम लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, इधर भी लॉग अप्लाई किया। जब इधर लॉग अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि ये ई रेज टू द पावर दिस टी ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट गिवन है, मीन्स अगर आप इसको ई रेज टू द पावर एक्स कंसिडर करें तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम इसको इस फॉर्म में लिखने लगे हैं, लेकिन हमारे पास जो x की प्लेस पे है वो है t ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल। बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ आएगा, जस्ट x को हमने रिप्लेस कर देना है t ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट से। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपली हमने वही वाला जो स्टेप है वो रिपीट किया है और यहाँ पे जो है वो इसकी एक्सपेंशन लिख दी है। नेक्स्ट हम इसको लैम्डा के साथ, ये बाहर लैम्डा है तो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। इसमें से जो कैंसिल आउट होती हैं वो हमने कैंसिल आउट कर देंगे, इसके साथ कैंसिल हो रही थी ये हमने कर दी, बाकी सारी टर्म्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना था कि फॉर वेरी लार्ज लैम्डा के लिए हमने चेक करना था, मीन्स लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने लिया टेकिंग लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पे ये लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि लैम्डा जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था,
लैम्डा जो है ये इसके वैसे तो ये म्यू के इक्वल होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके ओवर में भी लैम्डा है, इसके ओवर में भी लैम्डा है और इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उनके ओवर में लैम्डा आएगा। इट मीन्स ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी और आपके पास जस्ट ये पहले वाली टर्म रह जाएगी। कब, जब लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। अब हमें लॉग में तो चाहिए नहीं, हमें तो सिंपल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चाहिए। तो हमने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e रेज़ टू द पावर t²/2 आ गया। और अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें यही वाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, विच इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, A telephone exchange receives calls on average 5 calls per day। टेलीफोन एक्सचेंज है एक, उसको डिफरेंट कॉल्स आती हैं, वो क्या करता है कि 5 कॉलें उसको ऑलमोस्ट 1 मिनट में आती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 20 मिनट्स पीरियड नो मोर देन 102 कॉल्स आर रिसीव्ड। मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, 1 मिनट में जो कॉल्स आती हैं ना, 1 मिनट में जो कॉल्स आती हैं वो 5 हैं, तो 20 मिनट्स में कितनी कॉल्स आएंगी आपके पास, 5 × 20 इट मीन्स 100 कॉल्स आएंगी। तो यही हमने एवरेज लैम्डा इसको 100 के इक्वल रख लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रूव दैट इन अ 20 मिनट्स पीरियड नो मोर देन 102 कॉल्स आर रिसीव्ड। मीन्स 102 से हमने लेस के लिए फाइंड आउट करना है। x जो है 102 से लेस आर इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवा के ये हमारे पास लैम्डा आ गया, अभी हमने डिस्कस किया है ये किस तरह से आया। ये लिखने के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो लेस देन 102 है, लेस देन इक्वल टू 102 है। अब ये थी डिस्क्रीट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉल्स जो हैं वो डिस्क्रीट ही होती हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको 1.5 कॉल आई हो, या तो आपको सिंगल एक कॉल आई होगी, या 2 कॉल्स या 3 कॉल्स। तो हम क्या करने लगे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो x की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मीन्स ये डिस्क्रीट है हमारे पास, और ये वाली जो होती है ये कॉन्टीन्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो डिस्क्रीट में हो वही कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ जो कि सारी 0 से 1 के इन बिटवीन भी एज्यूम करे, 1 से 2 के सारी की सारी वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम्ड होती हैं। तो हमारे लिए इसमें जो है वो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है करेक्शन ऑफ करेक्शन के नाम से, कि उसमें हम थोड़ी सी करेक्शन इन्वॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर लेस देन इक्वल टू हो तो 0.5 जो है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और सिंपल लेस देन आ जाता है। तो z हमने रिप्लेस कर दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, x माइनस म्यू ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे म्यू जो है वो भी बेसिकली लैम्डा है, लैम्डा आपके पास 100 आया और ओवर 100 का स्क्वायर रूट जो कि 10 आता है। तो z की वैल्यू हमारे पास x इसके इक्वल है, तो इसके लिए हमारे पास 0.25 आ गई। इट मीन्स हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.25। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद हो तो वो किसके इक्वल होती थी कि ये आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी और यहाँ पे जो है वो 0 होता था और पूरे का पूरा एरिया जो है वो हमारे पास कितना होता था, ये सारे का सारा जो एरिया होता था ये 1 के इक्वल होता था। इट मीन्स 0.5 इधर था और 0.5 इधर था। तो आप देखें x हमने किससे लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ z किससे, यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z किससे लेस फाइंड आउट करनी है, 0.25 से छोटे के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। तो 0.25 जो है यहाँ पे z की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होंगी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके 0.25 आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे करके 0.25 आएगा। इससे छोटे के लिए हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये वाला तो 0.5 पूरे का पूरा ही मौजूद है, तो हमने क्या किया, 0.5 ऐड कर दिया इसमें और इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस टर्म पे जो करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो आपके पास इन्वॉल्व होता है, इस टर्म पे आपने एक्सप्लोर करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है फर्दर।
नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर x1 x2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, अगर x1 x2 क्या हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तो उनका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है x1 प्लस x2 ऑफ t जो होता है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 पहले वाले वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्लस सेकेंड वेरिएबल का, चाहे आप पहले दोनों का सम कर लें फिर उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करें या पहले दोनों का सेपरेटली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करें, एक ही बात है। इसी को हम प्रूफ करेंगे, शो दैट द सम ऑफ टू गैमा वेरिएबल्स विद पैरामीटर्स l एंड m, दो गैमा वेरिएबल्स हैं, एक का पैरामीटर हमने l कह दिया, दूसरे का पैरामीटर m क्या कह दिया, इज अ गैमा वेरिएबल विद पैरामीटर्स l प्लस m। मीन्स एक आपके पास गैमा वेरिएबल है जिसका पैरामीटर हमने l कह दिया और सेकंड भी गैमा वेरिएबल है जिसका पैरामीटर हमने m कह दिया। हमने ये प्रूफ करना है इन दोनों का सम जो है वो भी एक गैमा वेरिएबल होगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर होगा वो उन दोनों का एडिशन आएगा। तो इसको चेक करते हैं। आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल होता है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होता है 1/1 माइनस टी पावर m, ठीक है। एक के लिए तो हमने कहा कि l है और दूसरे के लिए m पैरामीटर है, तो एक जगह पे हम m की जगह पे m ही रहने देंगे, दूसरी जगह पे हम क्या कर देंगे, l कर देंगे। Let x1 and x2 be two gamma variables with parameters l and m respectively, then their moment generating functions about origin are given by। moment generating फंक्शन का ये वाला फार्मूला होता है, जब पैरामीटर l है तो ये आ जाएगा, जब पैरामीटर m है तो हमारे पास ये सेकंड वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वी नो दैट इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट देन, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होंगे, m ऑफ x1 प्लस x2 ऑफ t क्या किसके इक्वल होगा, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये इन दोनों के एडिशन के इक्वल आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर t, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर t, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे x1 प्लस x2 है तो हमने ये लिख लिया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोनों, तो इनको हमने सेपरेट कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है तो सेपरेट हो जाएगी। तो इट मीन्स पहले की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर t x1 है, दूसरे की के साथ जो है वो e रेज टू द पावर t x2 हो जाएगी। और ये आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस की डेफिनेशन है फॉर x1 एंड x2। तो इनकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, mx1 ऑफ t और mx2 ऑफ t लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास mx1 प्लस x2 ऑफ t जो है, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस टी इंटू एल, क्योंकि ये पहले वाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था, ये सेकेंड वाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था, दोनों की पावर्स जो है वो बेस सेम है, दोनों में पावर्स डिफरेंट है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमें ये पता चल गया विच इज़ अगेन अ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एल एंड एम, क्योंकि ये सेम उसी फॉर्म में आ गया है और इसका जो यहाँ पे जो है वो समीशन आ गया। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट द हार्मोनिक मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज n। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का हमने फार्मूला पढ़ा था, सिंपली यहाँ पे 1/h कर देना था, यहाँ पे 1/x कर देना था, साथ में f ऑफ x आ जाता है। तो इस f ऑफ x पे हम अप्लाई करके देखते हैं ये किस तरह से आएगा। 1/x हमने कर दिया, f ऑफ x आपके पास 1/n फैक्टोरियल, x पावर n ई रेज़ टू द माइनस x गिवन है। यहाँ से जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व नहीं हो रहा उनको हमने बाहर निकाल लिया, जस्ट यही एक टर्म थी, बाकी आपके पास आ गए, ये पावर यहाँ पे ऊपर जाके n-1 आ जाएगी, ई रेज़ टू द माइनस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये इस फॉर्म में जो है ये गैमा फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, तो इसको हमने गैमा ऑफ n, जो -1 के साथ जो टर्म होती है उसका गैमा होता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, गैमा ऑफ n लिख दिया। गैमा ऑफ n को आपको पता है फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है वो n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं ओवर n फैक्टोरियल, क्योंकि हमने इसको n के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल है ऊपर n-1, तो इसको हम एक टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, पहले हमने n लिख दिया और फिर n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। n-1 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है वो 1/h है जो कि 1/n के इक्वल है, तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो h इज़ इक्वल टू n आ जाएगा।
नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, उसकी तरफ मूव करने से पहले हमारे पास ये एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आई हुई हैं। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आपने कैलकुलेशन नहीं देखनी, ये समझे डेंसिटी फंक्शन है जिसमें एन वगैरह एक्स वगैरह गिवन होगा, जहाँ जहाँ पे एक्स इन्वॉल्व होगा। जब एक्स 0 है तो 0 0 लगा देंगे, 1 होगा तो 1 1 लगा देंगे। अब देखें, पहली जो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है जब x 0 है तो 1/35 है, जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो 12/35 है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है कैपिटल f ऑफ x। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, पहले 1/35 तो है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/35 है। मीन्स इसमें प्रीवियस वाली ऐड हुई है। 12/35 12/35 प्लस 1/35, तो ये हो जाएगा 13/35। तो इस तरह से ये 13/35 हो गया। नेक्स्ट 31 है, मीन्स इसमें ये नेक्स्ट वाली हर पिछली प्रोबेबिलिटी में अगली प्रोबेबिलिटी ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं। जिस तरह अगर आप मैचेस देखते हैं तो मैचेस के स्कोर्स की बात करें तो जब भी कोई स्कोर होता है तो हम प्रीवियस में ऐड करके हमें वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है। पहले अगर रन्स जो थे वो 3 थे, उसके बाद अगर 4 हिट करते हैं तो 4 हिट होता है तो 4 + 3, तो हमें वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 7 स्कोर्स हो गए हैं। या अगर कोई विकेट्स भी ड्रॉप होती हैं, पहले अगर 1 है तो उसके बाद 2 नहीं लिखा हुआ आता है, या फिर अगर पहले 2 है तो उसके बाद 1 एक विकेट नहीं लिखा हुआ नज़र आता, उसी में एक ऐड होके यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो यही जो है, ये जो अभी हमने प्रोसीजर किया है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट एंड लेस देन दैट पॉइंट। ये हमें क्या करता है कि उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बताता है और उससे पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स की तक प्रोबेबिलिटी बताता है। ये इस इनिशियल पॉइंट से, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे होते हैं, उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर फर्स्ट ओवर में जो स्कोर है वो 1 थी तो लास्ट ओवर में स्कोर कितनी होती है, 300 होती है या 250 होती है, जो हमें सारी की सारी स्कोर बता रहा होता है इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डेंसिटी फंक्शन भी यही काम करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जिस पॉइंट तक हमें रिक्वायर होता है उस पॉइंट तक हमें स्कोर बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट एंड लेस देन दैट पॉइंट। एक तो ये उस पॉइंट पे बताता है और फिर उस पॉइंट से कम वाले पॉइंट्स पे भी बताता है। अगर इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम आपके पास 15 है और ये पॉइंट 1 है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको 16 दिखाएगा। और नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हर अगले आने वाले पॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ऐड हो चुकी होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि उस अगले पॉइंट पे हो सकता है वो 0 रन आए, बॉल ही ड्रॉप हो जाए, तो इसमें क्या होगा, वो पिछले के इक्वल आ जाएगी, या तो वो उससे ग्रेटर होगी या फिर वो पिछले के इक्वल होगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव इन्फिनिटी का आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है तो वो हमेशा 0 होता है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और कैपिटल F से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। इसकी ये डेफिनेशन आप देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय f ऑफ x गिव अस द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट एंड प्लस लेस देन दैट पॉइंट। मतलब ये क्या करता है, अगर आप f ऑफ x 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट पे भी देगा और उससे पिछले इनिशियल पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज़ देगा और साथ में f ऑफ x i आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो उससे आप डेंसिटी फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डेंसिटी फंक्शन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास तरीका होता है कि f ऑफ x किसके इक्वल आ जाता है। ये बेसिकली कैपिटल F ऑफ x माइनस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x पॉइंट पे और उससे पिछले वाले पॉइंट पे माइनस f ऑफ x माइनस 1, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लें तो आपके पास डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। मतलब अगर डेंसिटी फंक्शन हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो तो आप उसका डेंसिटी फंक्शन बना सकते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हर अगले पॉइंट पे जो है वो पिछले वाले की प्रोबेबिलिटी ऐड होती है। अगर 0 पे ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, 1 पे ये थी जो अभी हमने एग्जांपल देखी, उसके बाद नेक्स्ट पे ऐड होगी, फिर नेक्स्ट पे बड़ा हो जाएगा या उसके इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर नंबर ऑफ टेल्स व्हेन वी टॉस 4 कॉइन्स। अगर आप 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टेल्स कितनी आती हैं। 4 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, इट मीन्स टेल्स या 0 हो सकती हैं या फिर मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। तो हमने वेरिएबल को डिनोट कर दिया। Let x denotes the number of tails when we toss 4 coins, so x can assume the following values x from 0, 1 to 3 and 4. अब हमने क्या करना है, हमने जब x 0 होता है मीन्स कोई भी टेल आपके पास नहीं आती, तो एक ही इवेंट रह जाता है, तो 1/16 हो जाएगा। इससे पहले आपने सारे सैम्पल पॉइंट्स लिख लेने हैं। फिर उसके बाद जब एक टेल आपके पास आएगी तो आप देखेंगे कि आपके पास कितने इवेंट्स में x = 1 है, मतलब एक टेल आपके पास आती है। तो ये इन सब की आपने प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेनी है। ये हमने सीखे हुए हैं सारे, जितने उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स आ रहे होंगे या नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स आ रहे होंगे वो ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे तो वही रहेगी, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है 4/6 है और उसमें पिछले वाली ऐड होके 5/16 हो गई। इसी तरह से 5/16 में जो है वो नेक्स्ट वाली ऐड होके 11/16 हो गई और 11/16 में नेक्स्ट वाली ऐड होके इसी तरह से ऑनवर्ड। इसको अगर आप लिखना चाहें, ये बेसिकली ये किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जब x जो है वो 0 और 1 के इन बिटवीन है, 1 से छोटा है, 1 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी है जब x 1 और 2 के इन बिटवीन है, ठीक है, 2 से लेस है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वही वाला है हमारे पास। अगर इस फॉर्म में कोई f(x) गिवन हो और x की वेरिएशन आपके पास गिवन है और यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपने पहले x की वैल्यू 0, 1, 2 लिख दी, फिर f(x) की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे x है, जब 0 है तो 0 रिप्लेस करके उसकी वैल्यू लिख देंगे, 1 है तो 1 रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब f(x) आपने कैलकुलेट करना है। पहले वाला जो है वो 1/20 है। नेक्स्ट आपके पास 12 है, ठीक है, 12 है ना, तो इट मीन्स इस 1/20 में नेक्स्ट वाला ऐड होके इस पॉइंट तक आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से बाकी भी आ जाएगा। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।